Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine, and today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 10 Thermodynamics Comprehensive Questions. Okay, question number 1 is explain briefly the following terms used in thermodynamics: system, surroundings, boundary and state variable. हमने जो है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड स्टेट वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है. First of all, system. A system in thermodynamics refers to the specific portion of the universe that is under consideration or investigation. वो पार्ट जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे होंगे, जो हमारे अंडर कंसिडरेशन होगा, वो होगा सिस्टम. Surroundings. Surroundings refer to everything are outside the system. The surroundings interact with the system and can exchange energy and matter with it. These interaction can affect the behavior and properties of the system. सिस्टम क्या हो गया? जो हमारी अंडर कंसिडरेशन चीज है या जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. और सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम या एक्सेप्ट द सिस्टम. जितनी भी चीजें हैं वो क्या होंगी? सराउंडिंग्स होंगी. सराउंडिंग अब क्या करेगी? जो हमारा सिस्टम है उसके साथ वो एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकती है और मैटर यानी कि मैस भी एक्सचेंज हो सकता है. और इस बिहेवियर से क्या होगा? इस इंटरेक्शन से क्या होगा? हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की वो क्या होंगी? चेंज होती जाएंगी. नाउ बाउंड्री. The boundary of a system is an imaginary or real boundary that separates the system from its surrounding. It defines the limits of the system and determines what can cross in or out of the system. Boundary क्या होगा? System और surrounding से जो separation होगी ये imaginary हो सकती है और real भी हो सकती है. तो जो separation होगी between the system and surrounding उसको हम कहेंगे boundary. अच्छा, अब ये क्या बताएगा? बाउंड्री हमें बताएगी कि लिमिट क्या है उस सिस्टम की, और ये हमें डिटरमिन करेगी कि कौन सी चीज कैसे जो है वो इन या आउट हो सकती है फ्रॉम द सिस्टम. बाउंड्रीज कैन बी रियल फिजिकल बैरियर्स लाइक द वॉल ऑफ अ कंटेनर, और दे कैन बी इमेजिनरी डिवीजन फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस. अब बाउंड्रीज क्या है? ये तो या तो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी. रियल अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई जो है कंटेनर है, थर्मस ले लेते हैं, ठीक है. थर्मस अब क्या हो गया? सिस्टम. जो वॉल होगी कंटेनर की वो क्या होगी? सराउंडिंग होगी. जो वॉल होगी वो होगी फिजिकल बाउंड्री. नाउ स्टेट वेरिएबल. State variables, also known as state function, are the properties of a system that describes its current state independent of the path taken to reach that state. अब स्टेट वेरिएबल क्या है? स्टेट वेरिएबल का सेकंड नेम होता है स्टेट फंक्शन, और ये प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की जो कि डिस्क्राइब करती है उसकी करंट स्टेट. और जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि किस पाथ से जो है वो एनर्जी इन या आउटसाइड हुई है, या किस पाथ से जो हमारे जो है वो स्टेट रीच हुई है. ये स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट होके पाथ फॉलोड के. These variables include properties like temperature, pressure, volume, internal energy and entropy. तमाम प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी क्या है? स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Distinguish among the three forms of energy: work, heat and internal energy. Now first of all, work. Work is the energy transfer that occurs when a force acts on an object or a system and displaces it in a direction of the force. वर्क कब होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स के रिएक्शन में क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होगा, ठीक है. और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इन द डिस्प्लेसमेंट. जो वर्क डन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहां पे हमने फोर्स अप्लाई की है जिस डायरेक्शन में. वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव. ओके, अब वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, ठीक है. और वर्क डन क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे तो तब जो होगा वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर कोई सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. नाउ हीट.
हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब हीट क्या है जी, एनर्जी ट्रांसफर है बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग, और जो इसका एजेंट है हीट ट्रांसफर का वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। और क्या होगा, जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। जहां पे हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। हीट इज ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल Q एंड इज मेजर्ड इन जूल। हीट का भी यूनिट क्या है, जूल है, और जो इसका सिंबल है डिनोशन का वो है Q। हीट कैन बी एडेड टू अ सिस्टम। जब हीट सिस्टम में ऐड होगी तब क्या होगा, Q हमारा पॉजिटिव होगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमारे सिस्टम से हीट रिमूव हो रही है तो तब क्या होगा, Q नेगेटिव होगा और हमारा जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। Now internal energy. Internal energy denoted as U is the total energy contained within a system due to the kinetic and potential energies of its molecules and particles. जितनी भी टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो उस सिस्टम के अंदर रिटेन है ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। इट इंक्लूड्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम्स टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, रोटेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो हमारी एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो एनर्जी ड्यू टू रोटेशन आ रही हैं, वो तमाम जो हैं वो इंटरनल एनर्जी में कंटेन होंगी। इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वर्क और हीट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। इंटरनल एनर्जी जो है वो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये क्या, सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी है। Now, question number 3. State and explain the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. The first law of thermodynamics, also known as the law of energy conservation, is a fundamental principle in thermodynamics that governs the conservation of energy in physical systems. First law of thermodynamics क्या है, उसको हम कहते हैं law of conservation of energy, और ये fundamental principle है in thermodynamics जो कि govern करता है हमारी conservation of energy को in physical systems. ओके, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आया है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारी हीट ऐड हुई है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम। Mathematically, the first law of thermodynamics is represented as delta U is equivalent to Q minus W. Q क्या है, heat added to the system. W क्या है, work done by the system, और delta U क्या है जी, change in internal energy. Where delta U is a change in internal energy, Q is represent the heat added to the system, W represent the work done by the system. Okay, now question number 4. Define the molar heat capacity Cp and Cv for a gas. Show that for a mole of an ideal gas, Cp minus Cv is equivalent to R. हमने क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी Cp और Cv डिफाइन करने हैं, और हमने जो रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R उसको हमने डेरिवेट किया, उसकी जो है वो कैलकुलेशन करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल Cp क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp क्या है जी, Cp is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius while keeping the pressure constant. जो हम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर है ताकि हम जो अपने सिस्टम है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें, वाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, वो अमाउंट ऑफ हीट होगी Cp या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। It is typically expressed in units of joule per mole per degree Celsius. जो उसकी यूनिट है वो क्या है जी, joule per mole per degree Celsius. Now Cv, molar heat capacity at constant volume. Cv is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius while keeping the volume constant. Cv क्या है, जब हम अपने सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाना चाह रहे हो तो जो हमें हीट रिक्वायर होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट वुड बी Cv. Cp में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, Cv में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जो इसका यूनिट है वो क्या है, जॉल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। नाउ
जो हमारा रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, उसको हमने देखना है। तो उसके लिए क्या है, फॉर एन आइडियल गैस वी ऑल्सो हैव द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv एज फॉलो। Cp यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट R, where R is the gas constant. Now to prove the relationship Cp minus Cv is equal to R, we'll use the relationship between U and temperature and we'll apply the first law of thermodynamics. हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप उसको लेंगे और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे। The first law of thermodynamics states that for a process at constant pressure, the heat added to the system is equal to the change in internal energy plus the work done by the system. First law of thermodynamics क्या कहता है कि जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास जो हीट ऐड हुई है वो किस चीज के इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम। Q is equivalent to delta U plus W. delta U क्या है, इंटरनल एनर्जी, W क्या है, वर्क डन, और Q है हीट एडेड। For a gas, if we hold pressure constant, then W is given by, अगर हम गैस ले रहे हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा वर्क डन किस तरह आएगा, W is equivalent to P delta V. Now for an ideal gas, we also have an ideal gas law, PV is equivalent to nRT. Okay, differentiating both sides with respect to temperature and constant pressure. हम दोनों साइड्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, P delta V is equivalent to NR delta T. Substituting this into the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics में इस इक्वेशन को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा Q is equivalent to delta U plus nRT. अब हमें पता है जो हमारे पास हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर वो क्या है, Q is equivalent to NCP delta T, और इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U is equivalent to NCV delta T. ओके, तो डेल्टा यू और क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनसीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी प्लस एनआर टी। अब एन हम दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी भी हम कॉमन लेंगे तो डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सो फॉर अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस, Cp minus Cv is equal to R. Now question number 5. Explain with examples reversible and irreversible processes. हमने examples explain करना है reversible and irreversible processes. Reversible process. A reversible process is an idealized thermodynamic process that can be reversed at any point with an infinitesimally small change in external condition. Reversible process क्या है, idealized thermodynamic process है जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारा जो process है वो reverse हो सकता है at any point with an infinitesimally small change in external condition. जो हमारे एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा और उससे जो हमारा सिस्टम जो है वो रिवर्स हो जाएगा एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, if you were to run the process backward, the system would return to its initial state with no net change in the system or its surrounding. दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रोसेस रन कर रहे हैं बैकवर्ड तो हमारा सिस्टम जो है वो रिटर्न कर जाएगा टू द इनिशियल स्टेट विद नो नेट चेंज इन द सिस्टम और इट्स सराउंडिंग। Reversible processes are theoretical and do not exist in the real world. जो हमारे most of the reaction होते हैं वो क्या होते हैं, irreversible होते हैं। reversible process जो है वो सिर्फ और सिर्फ theoretical concept है, जितने भी reactions हो रहे हैं वो क्या है, irreversible है in real world. They are used as a theoretical construct to understand the ideal limits of thermodynamic behavior. जो reversible process है वो सिर्फ और सिर्फ theoretical concept या theoretical construct के लिए use होते हैं। An example of reversible process is the expansion or compression of an ideal gas in a piston cylinder arrangement with no friction or heat transfer. जो हमारे एग्जांपल है रिवर्सिबल प्रोसेस की वो क्या है, या तो हम अगर एक्सपेंशन का केस या कंप्रेशन का केस देखें ऑफ एन आइडियल गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, अगर हमारे पास कोई फ्रिक्शन या हीट ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा।
If you carefully adjust the pressure and volume changes at each step, you can make the process reversible. अगर हम हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम को जो चेंज आ रहा है उसको इस तरह एडजस्ट करें कि वो कांस्टेंट रहे एट ईच स्टेप, तो हमारा प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है. बट वही बात कि ये आइडियल केस है. The work done during expansion is exactly recoverable during compression. जो हमारे expansion में work done होगा उसको हम compression में recover कर लेंगे. Now अब हम देखते हैं irreversible process. An irreversible process is a real-world thermodynamic process that cannot be reversed without external intervention and results in a net change in the system and its surrounding. जो irreversible process होते हैं वो real thermodynamic process होते हैं जो कि कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते जब तक हम उनके अंदर एक्सटर्नल कोई फैक्टर्स या जो उनके एजेंट्स उनके अंदर कोई चेंज ना क्रिएट कर दें, तब तक वो जो है वो फैक्टर जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते. Irreversible processes are associated with energy dissipation and increased entropy. Irreversible processes जो हैं वो energy dissipation यानी कि loss of energy और entropy increase से associated होते हैं. Irreversible processes are common in everyday life and include phenomena like friction, heat transfer through a finite temperature difference and chemical reaction that produce waste product. जो irreversible processes होते हैं वो हम everyday life में जो है वो एग्जामिन या उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. जैसा कि अगर हम देखें फ्रिक्शन या हीट ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, या जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, वो सब आम क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं. An example of irreversible processes is the expansion of gas in a piston cylinder system with friction or sudden release of gas. Irreversible process के example हम ले लेते हैं कि जो हमारा piston cylinder उसके अंदर गैस expand हुई है with friction और या तो sudden release of gas की वजह से जो हमारी गैस है वो expand हुई है. In this case, some of the work done during expansion is converted into thermal energy due to friction, making it impossible to recover all the work during compression. और इस केस में क्या होगा, जो हमारा थोड़ा अमाउंट ऑफ वर्क है वो हमें रिक्वायर होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन, और वो फिर हमारे जो है वो थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, और हम उसको जो है वो फुल 100% जो है वो उसको रिकवर नहीं कर सकते ड्यूरिंग कंप्रेशन. Now question number 6. What is meant by heat engine? What is the main purpose? How it is efficiency defined? हमने बताना है कि हीट इंजन क्या है और उसका मेन पर्पस क्या है और उसकी एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की जाती है. ओके, A heat engine is a device that converts heat energy into mechanical energy. हीट इंजन क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करता है, और जो इसके जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हमारा हीट इंजन वर्क कर रहा होता है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which deals with the conversion of heat into useful work. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा डील करता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू यूजफुल वर्क. नाउ पर्पस ऑफ हीट इंजन. द मेन पर्पस ऑफ हीट इंजन इज जनरेट mechanical work typically in the form of rotational motion from the thermal energy obtained from a high temperature reservoir. जो हीट इंजन का मेन पर्पस होता है कि हमारे पास वो मैकेनिकल वर्क हमें आउटपुट में दे बाय input in the form of thermal energy. Heat engine are fundamental components of various machines including car engines, steam turbines and power plants that provide power for a wide range of applications. अब हीट इंजन जो है वो जो हमारे वेरियस मशीन के कंपोनेंट्स हैं उनका जो है वो बेसिक और मोस्ट फंडामेंटल पार्ट है. अगर हम कार इंजन की बात करें वहाँ पे भी हमें हीट इंजन रिक्वायर होता है, स्टीम टर्बाइंस की बात करें वहाँ पे भी हमें हीट इंजन रिक्वायर होता है, और पावर प्लांट्स में भी हीट इंजन हमें रिक्वायर होता है. और हीट इंजन हमारे पास क्या करेगा, ये हमें पावर देगा फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. नाउ अब हम एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द यूजफुल वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट. जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है डिवाइडेड बाय जो हम उसको इनपुट दे दें मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी. इट इज मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली अ हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. और जितनी हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उतना हीट इंजन हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंट होगा. मीन्स कि हमारे पास लॉसेस कम होंगे और जो इनपुट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा होगा. The efficiency of heat engine can be expressed as
एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू एच। क्यू क्या है, हीट इनपुट। ईटा इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, डब्ल्यू इज द वर्क आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन, QH is the heat input which is the thermal energy absorbed from the high temperature reservoir hot source। जो hot source है हमारे पास heat absorbed हुई है और फिर वो सिस्टम में जा रही है to produce mechanical work done, तो वो हमारे पास क्या है, QH है। Now question number 7, state the second law of thermodynamics in its alternative forms, discuss the assertions of the first and second law about heat and work engine। हमने क्या बताना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनको स्टेट करना है, और हमने जो फर्स्ट और सेकंड लॉ के जो assertions हैं अबाउट हीट एंड वर्क इंजन उनको डिस्कस करना है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं जी Clausius स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। It is impossible for heat to flow from a colder body to a hotter body without the aid of external work। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि लोअर टेम्परेचर से हमारे पास हीट जो है वो हायर टेम्परेचर की तरफ जाए विदाउट यूजिंग एनी एजेंट जो कि उनके फ्लो को करवा सके। This statement emphasizes the direction of heat transfer, asserting that heat naturally flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature। ये हमारे पास स्टेटमेंट emphasize कर रही है डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर कि हमारे पास जो नेचुरल हीट फ्लो है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। To reverse this natural flow, to make heat flow from cold to hot, external work must be done। हमें एक्सटर्नल एजेंट या कोई हमें मशीनरी रिक्वायर होगी जिससे हम अपने हीट की फ्लो को डायरेक्शन को रिवर्स करवा सकें, यानी उसको कोल्ड से हॉटर रीजन की तरफ ट्रांसफर करवा सकें। This statement helps us to understand why refrigerator and heat pumps which move heat from colder space to a hotter one require energy input in the form of work। इस स्टेटमेंट से ये हमें पता चलता है कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं या हीट पम्प्स हैं जो कि हमारी जो हीट है उसको कोल्डर स्पेस से हॉटर वन की तरफ मूव करें, क्यों उन्हें एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। Now the next statement is about Calvin-Planck's statement of second law। ये क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंस्ट्रक्ट करें ऐसा हीट इंजन जो कि हमारा ऑपरेट करे रियल साइकिल और कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे सिवाय इसके कि वो हमारे जो सिस्टम से हीट है उसको ले और उसको जो है वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, इसके अलावा कोई चेंजेस ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। The statement focuses on the practical limitations of heat engines and asserts that no heat engine can have 100% efficiency। कैल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हमारे पास हो, यानी कि जितने हम हीट दे रहे हैं वही हमारे पास तमाम के तमाम वर्क डन में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉसेस इन रियल लाइफ होते हैं। In any heat engine, some amount of heat must be rejected to a cold reservoir and this heat cannot be fully converted to work। हीट इंजन में थोड़ी सी अमाउंट चाहे हो लेकिन ज़रूर वो रिजेक्ट होती है इन द कोल्ड रिजर्वायर और फिर जो है वो हीट जो है वो रिकवर नहीं हो सकती इन द फॉर्म ऑफ वर्क। This statement leads to the definition of efficiency of heat engine as described in the previous response। Now question number 8, what were the basic questions that led Carnot to invent Carnot engine। कौन से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे जिन्होंने कार्नेट को मजबूर किया कि वो कार्नेट इंजन को इन्वेंट करे। Sadi Carnot was a French engineer in 1884। He considered a hypothetical heat engine free from all sort of heat losses। It is called Carnot heat engine। Sadi Carnot एक फ्रेंच इंजीनियर था। 1824 में उसने कंसिडर किया हाइपोथेटिकल हीट इंजन जो कि तमाम हीट लॉसेस से मुबर्रा था, फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ हीट लॉसेस, और उसने उसको नाम दे दिया कार्नेट हीट इंजन का। Sadi Carnot was led to his hypothetical हीट इंजन बाय टू बेसिक क्वेश्चन। दो बेसिक क्वेश्चन है जिसकी वजह से कार्नेट जो है वो कार्नेट इंजन को इन्वेंट करने पर मजबूर हुआ। इफ अ हीट इंजन इज ऑपरेटेड बिटवीन टू हीट रिजर्वायर देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। अब वो कह रहे हैं कि जो हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टू हीट रिजर्वायर तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी जो हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं।
And the next one is, what would be the possible mechanism to improve the efficiency of heat engine? कौन से ऐसे possible mechanisms हैं जिनसे हम अपने heat engine की efficiency को enhance या increase कर सकते हैं? इन दो क्वेश्चन की वजह से जो है सेडी कार्नेट जो फ्रेंच इंजीनियर था उसने कार्नेट इंजन को इन्वेंट किया. He argued that no heat engine could be more efficient than Carnot heat engine, and the efficiency of heat engine can be improved by increasing the temperature of the hot temperature reservoir or reducing the temperature of the low temperature reservoir or doing both. वो कहता है उसने ये बात बताई, उसने ये बात आर्ग्यू की कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो कार्नेट इंजन से ज़्यादा हो, और एफिशिएंसी जो है कार्नेट इंजन की हम ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जो हमारा हॉट टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें और लोअर टेम्परेचर वाले को रिड्यूस कर दें, या फिर दोनों काम कर लें. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. स्टेट कार्नेट थ्योरम अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्नेट इंजन. हमने कार्नेट थ्योरम को स्टेट करना है अबाउट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कार्नेट इंजन की. कार्नेट इंजन एफिशिएंसी. Carnot theorem states that no heat engine operating between two reservoirs can be more efficient than the Carnot engine operating between the same two reservoirs at the same temperature. In other words, the maximum possible efficiency for any heat engine operating between two temperatures is the efficiency of Carnot engine operating between those same reservoirs. कार्नट इंजन एफिशिएंसी का जो पॉइंट है वो ये है कि कार्नट थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो कार्नट हीट इंजन से ज़्यादा हो. Mathematically, this can be expressed as eta is less than or equal to 1 minus Tc over Th, where eta is represent the efficiency of heat engine, Tc is the absolute temperature of the cold reservoir in Kelvin, Th is the absolute temperature of the hot reservoir in Kelvin. Now, the Carnot engine operates at the maximum possible efficiency, which is determined solely by the temperature of the hot and cold reservoir. जो Carnot engine है वो ऑपरेट करता है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो होती है सिस्टम की उसके ऊपर, जो कि डिटरमिन की जाती है बाय द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर. दिस रिजल्ट इन अ कंसिक्वेंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये कंसिक्वेंसेस है फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. The next point is about the reversibility of Carnot engine. Carnot theorem also asserts that a Carnot engine is a reversible engine. Carnot कहता है कि जो हमारा Carnot engine है वो क्या है, reversible engine है, meaning that it can operate in reverse as a refrigeration cycle or heat pump without any loss of efficiency. Carnot engine को जो है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ किया जा सकता है या फिर हीट पंप में यूज़ किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एफिशिएंसी. इन अदर वर्ड्स, अ कार्नट इंजन कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वायर टू हॉटर वन बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन अ सिस्टम. कार्नट इंजन से जो हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं कम टेम्परेचर से हॉटर वन की तरफ बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सिस्टम. द कार्नट इंजन इज इक्वली एफिशिएंट इन बोथ मोड्स एज अ हीट इंजन एंड एज अ रेफ्रिजरेटर. जो कार्नट इंजन है वो एफिशिएंट है चाहे हम उसको रेफ्रिजरेशन के तौर पे इस्तेमाल करें चाहे हम उसे हीट इंजन के लिए इस्तेमाल करें. Okay, now question number 10. What do you mean by a refrigerator? How does it function? Derive an expression for the coefficient of performance of a refrigerator. हमने बताना है कि रेफ्रिजरेटर क्या है, उसका फंक्शन क्या है और जो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसका हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है. Okay, a refrigerator is a common household appliance used for cooling or preserving perishable items and maintaining a lower temperature inside a confined space, typically referred to as the refrigerated compartment. Refrigerator क्या है, कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंस है जो कि हर घर में आप देखेंगे अवेलेबल होगा ऑलमोस्ट. और इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास जो है जो हमारे पास खाना बच जाता है उसको हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो है वो खाना ख़राब ना हो, और हमारे पास ये मेंटेन रखता है लोअर टेम्परेचर को इन अ रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट. इट फंक्शन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट एंड एक्सपेलिंग इट टू द सराउंडिंग. और जो इसका फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो हमारे पास इंटीरियर हीट होती है उसको लेता है और उसको एक्सपेल कर देता है टू द सराउंडिंग. द प्राइमरी गोल ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन अ टेम्परेचर लोअर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर विद इन द कंपार्टमेंट. रेफ्रिजरेटर का जो मेन पर्पज होता है क्या है, उस कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को कम रखना देन द एम्बिएंट टेम्परेचर विद इन द कंपार्टमेंट.
Here's how our refrigerator works. सबसे पहले जो प्रोसेस है compression. The key component of a refrigerator is a closed loop refrigeration system that typically consists of compressor, condenser, expansion valve and evaporator. जो components है refrigerator के लिए वो क्या है? compressor है, condenser, expansion valve and evaporator. The process begin with the compressor. compressor से हमारा process start होता है. compressor क्या करता है? हमारे पास जो lower pressure gas है उसको compress करता है. लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस उसको कंप्रेस करता है और उसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देता है और दिस कंप्रेशन आल्सो कॉजेज द रेफ्रिजरेंट टू चेंज फ्रॉम अ गैस टू अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस. और लोअर टेम्परेचर या लो प्रेशर गैस से हमारी गैस क्या होती है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसर. Now the next is heat rejection. The high temperature gas that enters the condenser coils on the back or bottom of the refrigerator. In the condenser, the refrigerant releases heat to the surrounding environment and begins to condense, changing from gas to a high pressure liquid. और जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो उसमें क्या होता है? जो हमारी हाई टेम्परेचर गैस होती है वो कंडेंसर की कॉइल्स में एंटर होती है, चाहे वो बैक से हो या नीचे जो हमारे बॉटम में लगा होता है कंडेंसर वहाँ से हो. तो वहाँ से जो है हमारी हीट जो है वो कंडेंसर कॉइल्स में एंटर होगी. कंडेंसर में क्या होगा? जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो रिलीज करेगा हीट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट और हमारी जो गैस है वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएगी और हमारी जो गैस है वो चेंज हो जाएगी इन हाई प्रेशर लिक्विड. Now next is expansion. The high pressure liquid refrigerant then passes through an expansion valve where it experiences a rapid drop in pressure. This causes the refrigerant to expand and cool significantly, transitioning into a low pressure, low temperature mixture of liquid and vapor. एक्सपेंशन में क्या होता है? जो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड होता है रेफ्रिजरेंट का वो पास करता है थ्रू एक्सपेंशन वाल्व और वहाँ पे जो है हमारा जो है रैपिड ड्रॉप होता है इन प्रेशर और फिर जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंड हो जाता है और एक्सपेंड होकर वो कूल डाउन हो जाता है और हमारे पास वो स्टेट होती है कि हमारे पास लो प्रेशर लो टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं. The next is heat absorption. The low pressure, low temperature refrigerant is now passed through the evaporator coils located inside the refrigerated compartment. As it circulates through the evaporator, the refrigerant absorbs heat from the interior of the refrigerator, causing it to evaporate and turn back into the low pressure gas. हीट एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमारा जो लो प्रेशर है जो लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो पास होता है थ्रू द एवेपोरेटर कॉइल्स जो कि हमारे पास रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट के इनसाइड लोकेट होती हैं या प्रेजेंट होती हैं. वहाँ पे क्या होता है? जो जैसे ही हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो एवेपोरेटर में जाएगा तो हमारा रेफ्रिजरेंट क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटर और उसकी एब्जॉर्प्शन से क्या होगा? हमारे पास जो एवेपोरेशन होगी और अगेन लिक्विड से हमारे पास क्या हो जाएगा? लो प्रेशर गैस बन जाएगी. Now return to compressor. The low pressure gas is then drawn back into the compressor to begin the cycle again and the process continues. उसके बाद क्या होगा? जो हमारा लो प्रेशर गैस है वो कंप्रेसर में वापस आ जाएगी और हमारा जो साइकिल है वो अगेन एंड अगेन कंटिन्यू रहेगा और प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा. Now talking about coefficient of performance. Coefficient of performance is a measure of its efficiency in removing heat from the refrigerated compartment. Coefficient of performance ये होता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर की क्या एफिशिएंसी है, कितनी जल्दी जब हमारे हीट को रिमूव करें फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट. It is defined as the ratio of heat removed from the refrigerator to the work required to drive the refrigeration cycle. जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो किस तरह डिफाइन होता है? रेशियो ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर to the work input required to drive the refrigeration cycle. Mathematically, the coefficient of performance of a refrigerator is expressed as COP of refrigerator is QC over W. QC क्या है? जो हमारी हीट रिमूव हुई है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर और W क्या है? जो हमारा वर्क डन हुआ है टू ड्राइव द रेफ्रिजरेशन साइकिल. To drive an expression for the coefficient of performance of a refrigerator, W is equal to QC plus QH. QC क्या है? जो हमारी हीट रिमूव हुई है और QH क्या है? जो हमारी हीट ऐड हुई है.
Since the refrigerator is designed to remove heat from the refrigerated compartment and reject it to the surroundings, रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है कि वो हमारे जो रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट है वहाँ से हीट ले और उसको सराउंडिंग में रिलीज कर दे। जो हमारा हीट रिजेक्टेड है वो क्या है? हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट QC प्लस द वर्क इनपुट। तो हमारे पास QH क्या है? जो हमारी हीट रिजेक्ट हुई, और QC क्या है? जो हमारी हीट रिमूव्ड हुई है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट। QH is equivalent to QC plus W. Now you can substitute this expression for QH back into the definition of COP. हमारे पास आ जाएगा जी COP of refrigerator QC over QH minus QC। हमने W की एक्सप्रेशन को QH माइनस QC से रिप्लेस कर दिया, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ गई 1 ओवर QH ओवर QC माइनस 1। QC हमने कॉमन लिया, ठीक है, न्यूमरेटर में आ गया 1 और नीचे आ गया QH ओवर QC माइनस 1। In this expression, QH over QC represent the ratio of the heat rejected to the heat removed from the refrigerated compartment, which is often denoted as the COP of heat pump, COP of heat pump. जो एक्सप्रेशन है QH ओवर QC वो हमें रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट रिजेक्टेड टू द हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं एज ए COP या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। So the expression for the COP of refrigerator can be written as COP of refrigerator is equal to 1 over COP of heat pump minus 1। जो हमारी COP of refrigerator, तो उसका जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है कि अगर हमारे पास COP of heat pump है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं 1 over COP of heat pump minus 1। Now question number 11. Explain the concept of entropy, mention its major properties, how is the second law of thermodynamics expressed in terms of entropy। हमने entropy के concept को explain करना है, जो उसकी major properties हैं वो बतानी है, और हम second law of thermodynamics को कैसे use कर सकते हैं या express कर सकते हैं in terms of entropy। Entropy usually denoted as S is a state function that quantifies the level of disorder or randomness in a system। एंट्रोपी क्या करते हैं? हमारे पास जो randomness है या disorderness है सिस्टम की, उसको क्वांटिफाई करते हैं। In the simple terms, it represents the amount of energy in a system that cannot be used to work। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वर्क डन में यूज नहीं हुई उसको हम कहेंगे एंट्रोपी। मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। Entropy depends only on the current state of a system and is independent of the path taken to reach the state। जो entropy होगी वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी जो हमारे पास पाथ टेकन हुआ है टू रीच दैट स्टेट, बट डिपेंड करेगी कि हमारे पास करंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है। In a closed system, the total entropy of a system and its surrounding tends to increase over time for any spontaneous process। Closed system में क्या जो हमारी total entropy है सिस्टम की and its surrounding, वो हमारे पास क्या होगी? increase होगी time के साथ for any irreversible process। In statistical mechanics, entropy is directly related to the number of microstates। Microstates क्या हैं जी? Distinct arrangement of particles consistent with given macrostates observable properties। The higher the number of microstates, the higher the entropy। जितने हमारे पास number of microstates यानी कि जो हमारे पास distinct arrangement है particles की वो ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या है? entropy ज़्यादा होगी। Now, second law of thermodynamics, Clausius statement. The Clausius statement of the second law states that heat will naturally flow from a hotter body to colder body, and it is impossible for this heat flow to occur in a reverse direction without external influence। Clausius statement के अकॉर्डिंग हीट क्या है? हॉटर से कोल्डर की तरफ तो जाएगी, लेकिन अगर हमने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो विदाउट एक्सटर्नल एजेंट या सोर्स हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। In other words, it is impossible to build a perpetual motion machine of a second kind which converts all heat energy into the work without any loss। मतलब कि हम perpetual motion machine नहीं बना सकते जो हमारे पास तमाम heat energy की जो है वो work output में convert कर दे without any loss। Now, Kelvin-Planck statement. The Kelvin-Planck statement of the second law asserts that it is impossible to create a device that operates in a cycle, as extracting heat from a single reservoir and converting it entirely into the work without any heat being transferred to a cooler reservoir।
जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो हम हीट इंजन बनाए उसमें तमाम हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए और कोई हमारे पास लॉस ना हो इन द कोल्ड रिजर्वायर. इन अदर वर्ड्स इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव 100% एफिशिएंसी इन हीट इंजन. ये पॉसिबल नहीं है कि हम हीट इंजन में 100% एफिशिएंसी को अचीव कर सकें. The Clausius statement implies that the total entropy of an isolated system always increases over time. जो Clausius statement है वो ये कहती है कि जो total energy है या total entropy है of an isolated system वो क्या करेगी, increase करेगी over time. और जो Kelvin Planck statement है वो ये imply करती है, ये वो state करती है that no process can have 100% efficiency, meaning that some energy must be dissipated as waste heat, leading to an increase in entropy. मतलब कि जो केल्विन प्लैंक है वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे हमारे पास 100% एफिशिएंसी आ जाए. इसका क्या मतलब हो कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और जिससे हमारी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी. Now that's all about the comprehensive questions of chapter number 10. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with the friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in the future. Until next video, take care. Allah Hafiz.